गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है नवंबर 8 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। पहला जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग वोल्केनिक इरप्शन के बारे में करेंगे, क्योंकि अभी रशिया के अंदर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है काफी स्ट्रोंग वाला। तो उसके बारे में बात करेंगे और 2021 में यहाँ पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, थोड़ा उसको भी देखेंगे। उसके अलावा डीप फेक दोबारा से न्यूज में है। लास्ट मंथ भी हम लोग ने डीप फेक के बारे में एक आर्टिकल किया था, ये दोबारा से न्यूज में है कुछ कंट्रोवर्सी को लेके, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये भी टॉपिक आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और ये पहले वाला टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो आदित्य 1 मिशन था उसने फाइनली ऑब्जर्वेशन किया है सोलर फ्लेयर्स का। तो सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे जानेंगे। ये वाला टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फायर क्रैकर्स को पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आता है। मेंस में जो पोल्यूशन वाला टॉपिक है, लार्ज टॉपिक, उसके अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हो और प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा थोड़े समय पहले जो है मूर्ति जी ने कहा था कि इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आज हम लोग 70 घंटे का जो वर्क वीक है, इसके कुछ इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे, कुछ इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या है। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से। आप इसे ह्यूमन राइट के परस्पेक्टिव से भी पढ़ सकते हो, आप इसे लेबर जो राइट्स हैं उनके परस्पेक्टिव से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसे इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी के परस्पेक्टिव से भी पढ़ सकते हो। आप इसे नेशनल जो पॉलिसीज हैं अपार्ट लेबर राइट्स उसके बारे में पढ़ सकते हो, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं जैसे हमारा आईएलओ है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं एक ही टॉपिक को पढ़ने के, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए जी। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा बहुत साफ आवाज शायद आपको नहीं आ रही होगी, बट एनीवेज ये एक टॉपिक आता है रशिया से। अब यहाँ पे देखिए, द किचेवोस्की वोल्केनो, ये नाम आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा। दैट कीचोवस्की वॉज रिसेंटली न्यूज, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसकी वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट का मतलब ये है कि एक तो ये हाई लैटिट्यूड पे है और ये काफी हाइट पे बना हुआ है, इसीलिए इसको हाईएस्ट वोल्केनो कहा गया है। रशियाज नदन कमचात का पेनिनसुला, तो ये आपने याद रखना है, कमचात का पेनिनसुला। ये भी प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा। तो कमचात का पेनिनसुला कहाँ है? रशिया में है। कौन से पार्ट में है? रशिया के नदन पार्ट में है, यानी कि साइबेरिया की तरफ आप जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो उधर आपको जो है शायद ये मिलेगा। तो ये जो है एक ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो ये दिस इज यूरेशियाज टोलेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑल्सो। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरेशियाज टोलेस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो वहां पे आपने जो है इस वोल्केनो का नाम देना है किंचुवस्की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स की सिर्फ एक पिक्चर से आपको नजर आ रही होगी। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वो इस तरह से हुआ है। तो नीचे से जो है वो लावा आता है। वोल्केनोज किस तरह से आते हैं आपको शायद थोड़ा आइडिया होगा अगर आपने बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हैं। तो जैसे ही हमारा अर्थ का सरफेस है और नीचे हमारे एस्थेनोस्फेयर के अंदर मैग्मा होता है, तो इधर होता है मैग्मा जनरेट। मैग्मा बेसिकली होता क्या है, ये मोल्टन रॉक्स होती हैं। क्योंकि अर्थ के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, 1000 डिग्री 1200 डिग्री के आसपास जब होता है, तो ये जो रॉक्स होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। और रॉक्स जब मेल्ट होती हैं तो ये ऊपर राइज करने की कोशिश करती हैं, राइट। और जैसे ही इनको सरफेस के अंदर कुछ वीक पॉइंट मिलता है तो यहाँ से राइज हो जाती हैं। तो लावा धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है, और जब लावा धीरे धीरे बाहर आने की शुरू हो जाता है तो एक पीक बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पीक जो है वो डेवलप हो जाता है, और इसके बीच में ये जो पाइप होती है यहाँ से, इसमें से लावा धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और ये आपको लेयर्ड दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक लेयर, दो लेयर, इस तरह से लेयर आपको दिखेंगी। तो इस तरह के जो लेयर्ड जो वोल्केनिक पीक्स होती हैं इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट वोल्केनो। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट वोल्केनोज। इसे आप स्ट्रेटो वोल्केनो भी कह सकते हो, स्ट्रेटो वोल्केनो भी कह सकते हो, जिसमें इस तरह का लेयर्ड जो है वॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है वोल्केनिक इरप्शन का एक बेसिक सा मैकेनिज्म होता है। इसे आप जो है वोल्केनिक वॉल कहते हैं, इसे वोल्केनिक पाइप कहते हैं, कुछ लोग इसे वेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, वेंट भी कह सकते हैं। अब सभी वोल्केनिक इरप्शन ऐसे नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका मैग्मा का नेचर कैसा है। अगर आपका मैग्मा एसिडिक होता है, एसिडिक का मतलब होता है जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, अगर एसिडिक होगा, सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, तो इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन के साथ आते हैं।
लेकिन अगर आपका मैग्मा अगर वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक मीन्स उसके अंदर सिलिका कंटेंट अगर कम होगा, तो बिल्कुल शांत आता है, वो पीसफुल तरीके से आता है, वो बिल्कुल भी एक्सप्लोसिव नहीं होता है। तो कुछ वोल्केनिक इरप्शन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ वोल्केनिक इरप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे नॉन एक्सप्लोसिव है। तो जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे माउंट मेयोन, राइट, माउंट स्ट्रोम्बली जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर पाया जाता है, राइट, माउंट वसूवियस, माउंट फिजियामा जापान के अंदर पाया जाता है, ये सब आपके एसिडिक टाइप के हैं, एक्सप्लोसिव टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड में आपको जो है इस तरह के मिलते हैं, बेसिक लावा जहाँ पे होता है, तो वो एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। और हमारी अर्थ पे आप देखें, अगर अर्थ के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, कहीं पे ज्यादा आते हैं, कहीं पे कम आते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पे प्लेट्स की एक्टिविटी वगैरह कैसी हो रही है। और ये डायग्राम देखिए आप यहाँ पे, ये डायग्राम मैंने आपके एनसीईआरटी से ही लिया है, 11वीं के एनसीईआरटी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आपने पढ़ी है तो आपने शायद ये डायग्राम भी देखा होगा। तो हमारे अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन काफी ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और काफी ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली जो बेल्ट है आपको, ये नजर आ रही होगी इधर से। ठीक है, ये जो बेल्ट है ये पैसिफिक ओशन को कवर करती है, राइट। और क्योंकि पैसिफिक ओशन को कवर करती है, इसलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं। तो वर्ल्ड का 68 से लेके 70% जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं बेसिकली इसी इसी बेल्ट में होते हैं, रिंग ऑफ फायर जिसको कहा जाता है। इट्स अ सर्कम पैसिफिक बेल्ट, राइट। तो यहाँ पे क्यों होते हैं ये? क्योंकि यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है और हमारी यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। तो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे जाती है इस तरह से, तो फिर वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, राइट। और इस साइड में अगर आप देखें, इस साइड में देखें, तो हमारी जो पैसिफिक प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वोल्केनिक पीक्स मिलते हैं, जैसे माउंट कोटोपॉक्सी, माउंट अकांकागुआ, यहाँ पे माउंट जो है रेनियर आपको मिलेगा, माउंट शस्ता आपको मिलेगा अमेरिका में। तो ये बहुत सारे वोल्केनिक पीक्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे अल्यूशन हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे वोल्केनिक पीक्स मिलते हैं। अलास्का जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जापान में माउंट फुजियामा है। तो वर्ल्ड के 70% के आसपास अर्थक्वेक आपको इस सी बेल्ट में देखने को मिलते हैं, राइट। उसके अलावा जो दूसरी बेल्ट है यहाँ पे, वो आप कह सकते हो कि भैया मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट है। हालांकि हिमालय में अर्थक्वेक नहीं, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। तो ये जो बेल्ट आपको यहाँ पे ये वाली नजर आ रही है, तो इसी का पार्ट है। थोड़ा सा आप इधर जाओगे तो ये वाली जो बेल्ट है मेडिटेरेनियन वाली बेल्ट है, क्योंकि हिमालय के अंदर तो वोल्केनिक इरप्शन होते नहीं है, राइट। अर्थक्वेक आते हैं लेकिन वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं हिमालय में। तो वर्ल्ड का अराउंड 15 से 20% अर्थक्वेक वोल्केनिक इरप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे माउंट वसूवियस, माउंट जो है स्ट्रोम्बली, राइट, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी काफी स्ट्रोंग होते हैं। और माउंट स्ट्रोम्बली को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, और ये काफी एक्टिव होता है। ठीक है, अभी भी चल ही रहा है ये तो। तो ये सब हो गया। उसके अलावा जो थोड़े बहुत वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे मिड ओशियानिक रीज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, दीज आर द मिड ओशियानिक रीज। ये मिड ओशियानिक रीज आपको पूरे ओशन में ही देखने को मिलते हैं। ये इंडियन ओशन में भी होते हैं, पैसिफिक में भी होते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 5 से 7%। बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको हॉटस्पॉट्स पे देखने को मिलेंगे। जैसे हवाई एक हॉटस्पॉट है, रियूनियन आइलैंड जैसे यहाँ पे हॉटस्पॉट है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अजोर है, ये एक हॉटस्पॉट है यहाँ पे। तो ये थोड़ा आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगह पे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए वो सब मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है। 70% के आसपास सरकम पैसिफिक बेल्ट, बाकी 20% मेडिटेरेनियन। उसके अलावा बचे हुए जो है आपको हॉट स्पॉट्स या मिड ओशियानिक रिज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस जो यहाँ पे होते हैं। अल्यूशन आइलैंड की मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अल्यूशन आइलैंड ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये अल्यूशन आइलैंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको काफी देखने को मिलेंगे। और अल्यूशन आइलैंड तो यहीं पे आप जो है कमाचातका, ये होगी जापान वाली बेल्ट। ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो इस बेल्ट में आपको काफी देखने को मिलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। उसके अलावा जो है न्यूजीलैंड के आसपास जैसे टोंगा इरप्शन लास्ट ईयर हुआ था यहाँ पे, राइट, न्यूजीलैंड में। तो ये थोड़ा वोल्केनिक इरप्शन आप ध्यान रखा करो करंट अफेयर में, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और इसका प्रूफ आपको देता हूँ, ये देखिए 2021 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ये 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो पूछा था उसने, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट। तो
ये तो आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि 2021 में कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं, और फिर यहाँ पे आपको उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है। जब इम्पैक्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो देखिए, आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 का एक लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। चलिए जी। आफ्टर वायरल वीडियो, आईटी मिनिस्ट्री इश्यूज वार्निंग टू सोशल मीडिया साइट ऑन द डीप फेक्स। एक बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, मंदाना नाम है शायद उनका कुछ, हाँ ठीक है। साउथ इंडिया से एक्ट्रेस हैं वैसे ही, बट आजकल बॉलीवुड में भी काम करती हैं। तो इनकी एक डीप डीप फेक वीडियो सामने आई है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस वगैरह शायद इनके सामने आई हैं। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे आके बताया कि ये मेरी वीडियो नहीं है, ये तो डीप फेक है। अमिताभ बच्चन जी ने भी उसके लिए ट्वीट किया है, तो वो सारी कंट्रोवर्सी वहाँ पे हो रही है। तो डीप फेक को लेके आईटी मिनिस्ट्री ने भी जो है वार्निंग वगैरह इशू की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह से आप देखिए, हमारे यहाँ पे लोग हैं बहुत इमोशनल हैं, है ना। व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है, फेसबुक वगैरह पे कुछ भी आता है, उसे रियल मान लेते हैं, और इस ऐसे वैसे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, अपनी कमेंट्री भी उसी में कर देते हैं सब कुछ। उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि भैया ये डीप फेक है, क्योंकि डीप फेक इतना ज्यादा रियल नजर आता है, आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा एज लॉन्ग एज आप एक्सपर्ट नहीं हो तो। वो बिल्कुल रियल लगेगा, कोई आदमी क्या बोल रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल रियल पर्सन के जैसी दिखेंगी। तो आजकल बताना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई डीप फेक क्या है, वो क्या है। तो डीप फेक इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू क्रिएट और ऑल्टर वीडियोज, images, audio recordings in a way that makes them appear authentic but are actually manipulated or synthesized। उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है बाय यूजिंग मशीन लर्निंग। ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, बल्कि एक्चुअली वो होती फेक है। इसे हम लोग डीप फेक कहते हैं। बट क्या ये डीप फेक बिल्कुल खराब है हमारी सोसाइटी के लिए, या इसका कुछ बेनिफिट भी हो सकता है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी की बात है, आप न्यूक्लियर से लेके, कंप्यूटर से लेके, एक ट्रैक्टर से लेके, एक एरोप्लेन से लेके, कोई भी मोबाइल फोन से लेके, कोई भी टेक्निक हो, टेक्नोलॉजी जब भी समाज में आई है तो उसका पॉजिटिवनेस के लिए ऑफ कोर्स उसको इनोवेट किया जाता है, लेकिन साथ के साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता ही है। डीप फेक भी ऐसा ही है। तो इसके कुछ ऑफ कोर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होंगे ही। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छे से इसको यूज किया जा सकता है। मान लो आप आज एक मूवी बना रहे हो भगत सिंह जी के ऊपर, ठीक है, तो आप भगत सिंह जी को नहीं नहीं लेके आ सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी और इंसान को भगत सिंह की तरह आपको यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन डीप फेक का यूज करके आप रियल जैसा भगत सिंह क्रिएट कर सकते हो। वो आपसे बात भी करेंगे, वो एक्टिंग भी करेंगे, वो सब चीजें करेंगे। तो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत, तो जो हिस्टोरिकल फिगर्स थे हमारे, जो अभी नहीं है दुनिया में, उनको आप जो है दोबारा से लाइफ में ला सकते हो विद दिस डिजिटल डीप फेक टेक्नोलॉजी। यस, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हिस्टोरिकल जो है प्रेजर्वेशन, जो सर कि मैंने आपको बताया, एजुकेशन पर्पज के लिए आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। और जैसे मान लो मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उनकी फिलोसफी के बारे में मान लो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कितना अच्छा होता गांधी जी खुद आके आपको पढ़ाते। तो डीप फेक से आप गांधी जी को ही क्रिएट कर दो, वो खुद बताएंगे भाई अपनी फिलोसफी के बारे में। तो एजुकेशन पर्पज के लिए इसका काफी ज्यादा यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत एंगेजिंग होगा और रिलेटेबल भी हो सकता है। यस, नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, फेक न्यूज क्रिएट हो सकती है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो सकती है ना। प्राइवेसी कंसर्न है, जैसा कि अभी इस आर्टिकल में हम लोगों ने देखा। लीगल एथिकल डायलेमास भी हैं, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट एंड ऑल दैट, वो सब इसके अंदर डेफिनेटली रहेगा। राइट, आपको समझ में नहीं आएगा ट्रूथ क्या है, फिक्शन क्या है, रियलिटी आपके सामने ब्लर हो जाएगी। और और रियलिटी ब्लर होने का सीधा मतलब ये है कि भाई आपको समाज में पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो वो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, जिससे जो विश्वास है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कम होती रहती है। एविडेंस वगैरह आपसे आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है समाज में, सही है गलत है, आप सही डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। कल को मान लो जो है मोदी जी का कोई डीप फेक आ गया, बिल्कुल रियल, और उसने उन्होंने समाज में कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट बोल दिया किसी को लेके, राहुल गांधी जी का आ गया, बराक ओबामा का आ गया, किसी का भी आ सकता है। तो डीप फेक थोड़ा एक डेंजर तो है फिलहाल सोसाइटी के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चलिए जी।
आर्टिकल क्या कहता है, आदित्य L1 कैप्चर्स फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स। तो वही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया आदित्य L1 ने फाइनली। तो ये सन को स्टडी करने के ही लिए गए हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और देखिए, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रेज स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस, ठीक है, payload on the board of Aditya 1 spacecraft has captured the first glimpse of solar flares। तो सोलर फ्लेयर की पिक्चर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रही सोलर फ्लेयर की पिक्चर। ये सन का सरफेस रहता है इस तरह से। हालांकि सन का कोई सरफेस नहीं होता, क्योंकि सन इज नथिंग बट अ गैस, ठीक है, गैस का गोला है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, मतलब हाइड्रोज हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो वहां पे कोई हार्ड सरफेस नहीं है सन के ऊपर, जैसे अर्थ के ऊपर होता है, इट्स जस्ट अ गैस। तो उसी से जो है कभी कभी इस तरह के एनर्जी के बर्स्ट निकलते हैं, ठीक है, और ये स्पेस में बहुत दूर तक जाते हैं इस तरह से, लहरों की तरह, जिसे हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो सोलर फ्लेयर इज एन इंटेंस बर्स्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द सनस्पॉट्स। तो ये सनस्पॉट क्या है, देखिए क्या होता है, एवरी 11 ईयर्स, हर 11 साल के बाद सन के ऊपर कुछ ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं छोटे बड़े स्पोर्ट्स दिखाई देते हैं 11 ईयर के बाद। क्योंकि हर 11 ईयर में सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली रिवर्स होता है, ठीक है, अर्थ का भी रिवर्स होता है, नो डाउट। उसमें कितना टाइम लगता है अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन सन का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में रिवर्स होता है। वो रिवर्स इसीलिए होता है क्योंकि कुछ जगह से सन जो है थोड़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो ये सन स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली वही होता है। द फ्लेयर्स आर आवर सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव इवेंट्स। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हमारे सोलर सिस्टम में कहीं नहीं होता। सोलर सिस्टम से बाहर तो ऑफ कोर्स हो ही सकता है, सोलर सिस्टम के अंदर नहीं होता है। दे आर सीन एज ब्राइट एरिया ऑन द सन एंड दे कैन लास्ट मिनट्स टू आवर्स। इन द मैटर ऑफ जस्ट फ्यू मिनट्स दे हीट द मटेरियल टू मैनी मिलियंस ऑफ द डिग्री। इतने डिग्री तक भैया गर्म कर सकता है। एंड प्रोड्यूस अ बस्ट ऑफ रेडिएशन अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग रेडियो वेव्स, एक्स रेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। सन से जो रेडिएशन आती है ना, वो कोई एक वेवलेंथ में नहीं आती है, उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है ये, जैसे इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है। तो पहले जैसे हमारे यहाँ पे जो है गामा वेव्स होती हैं, राइट, फिर हमारे पास इस तरह से यहाँ पे एक्स रेज रहती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस रहती हैं, राइट। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाद आप समझ लीजिए आपके पास जो है यहाँ पे हमारे पास विजिबल लाइट रहती है, विजिबल लाइट जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं, आपको पता ही होगा अच्छे से, राइट, विबग्योर कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पे इंफ्रारेड जो है लाइट होती है, राइट। फिर अपने यहाँ पे जैसे माइक्रोवेव रहती है, और फिर आपके पास जो यहाँ पे रेडियो वेव्स रहती हैं। तो ये वेवलेंथ के हिसाब से होती हैं, मतलब यहाँ पे आप वेवलेंथ की बात करें तो वो मिनिमम होती है, और इधर आप वेवलेंथ की बात करें तो वो मैक्सिमम होती है। फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अगर बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होती है इस साइड में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, अब ये मान के चलिए फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होता है, और वेवलेंथ का मतलब ये होता है, ठीक है, ये हाई वेवलेंथ होती है, ये जो है स्मॉल वेवलेंथ होती है, इस तरह से। वेवलेंथ मतलब कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो गामा रेज की वेवलेंथ ना बहुत छोटी होती है, इसलिए गामा रेज बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लाइक दिस। तो इसलिए वो स्पेस में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये जो सन से आती हैं रेडिएशंस, वो बेसिकली अलग अलग स्पेक्ट्रम में आती हैं, थोड़ी सी गामा आती हैं, थोड़ी एक्सरे, थोड़ी अल्ट्रावायलेट, इस तरह से जो है वो आती हैं। यूजली जो गामा रेज, एक्सरेज वगैरह होती हैं वो तो हमारे स्पेस के अंदर ही खत्म हो जाती हैं आते आते। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फाइनली हमारा जो ओजोन होता है वो इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है, और ये हमारे स्पेस में रहती हैं एक तरह से, ठीक है। विजिबल लाइट यूजली हमें नजर आती है क्योंकि इसका नाम ही विजिबल लाइट है। तो यहाँ पे 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इन 7 कलर से मिलकर हमारी जो है वो विजिबल लाइट बनी है, और यही हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सोलर फ्लेयर्स। आदित्य एल वन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये कंटेंट शायद आपके पास पहले से होगा ही। तो 2 सितंबर को हम लोगों ने लॉन्च किया था इसको, और इसे हम लोगों ने लॉन्च किया है एक पॉइंट के ऊपर, जिसे कहते हैं लैंगरीन पॉइंट। तो जैसे हमारे यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, और सन अर्थ को पुल करता है अपनी तरफ,
ऐसे ही अर्थ भी सन को पुल करती है अपनी तरफ। तो रस्सा कस्सी का जो खेल होता है, उस रस्सा कस्सी के खेल के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है और वो बैलेंस हो जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं लैंगरीन पॉइंट। याद रहेगा आपको, लैंगरीन पॉइंट। ये हमारी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होता है और यहीं पे हमारा आदित्य मिशन भी है। आदित्य मिशन भी है, तो इसको क्योंकि सन के क्लोज होता है तो इसलिए वो सन को अच्छे से ऑब्जर्व डेफिनेटली कर सकता है। राइट। तो सन के अंदर जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, फोटोस्फियर, कीमोस्फियर, क्रोमोस्फियर वगैरह, उनको ऑब्जर्व कर सकता है बड़े अच्छे से। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। चलिए जी। कर्ब्स ऑन द फायरवर्क्स बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई पूरे इंडिया के अंदर ही हम लोग फायर क्रैकर्स को बैन कर देंगे, मतलब कर दिया है। पहले तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में था, अब वो बैन पूरे इंडिया में बढ़ा दिया। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो तो देखने वाली बात है। बस दिल्ली में ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। दिवाली आने में अभी समय है, लेकिन कल मेरे घर के सामने पटाखे फूट रहे थे। ठीक है। तो दिल्ली में जब इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, पूरे इंडिया में कैसे करेंगे? बट खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि फायर क्रैकर की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। और सिर्फ लगता ही नहीं, ये पोल्यूशन होता भी है। ठीक है। ये हमारा CSIR कई इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारी जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, सबने कहा है कि भैया फायर क्रैकर से टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। इवन थोड़े समय पहले बीजेपी के एमपी हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि साहब ये जो बैन है फायर क्रैकर के ऊपर से हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि दिल्ली के जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके गार्जियंस ने बैन करने के लिए बोला था, क्योंकि उनका कहना था कि पटाखे वगैरह जलाने से दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है और ये उनका राइट टू लाइफ है। साफ हवा में सांस लेना उनका राइट टू लाइफ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही बिकेंगे, और ग्रीन क्रैकर्स भी वही इंसान बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा। राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया दिवाली पे पटाखे जलाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आपकी दिवाली पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। बिना पटाखे के भी दिवाली मनाई जा सकती है, बहुत सारे लोग बहुत सालों से इसको मना रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था। लेकिन अगर क्रैकर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम कंपाउंड्स यहाँ पे यूज होते हैं, बेरियम नाइट्रेट यहाँ पे ग्रीन कलर देने के लिए यूज होता है, चारकोल यूज होता है, क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, ये सब, टाइटेनियम, स्ट्रोंटियम, ये सब आपके फायर क्रैकर में यूज होते हैं। और जब आप इनको जलाते हो तो ये हवा में भी रिलीज होते हैं। ठीक है। तो गन पाउडर जैसे चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, वो सब यूज किया जाता है। पर क्लोरेट वगैरह सब यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सब हार्मफुल केमिकल्स हैं। और देखा होगा आपने, फायर क्रैकर जब हम लोग जलाते हैं तो अलग अलग कलर आते हैं, किसी में येलो कलर, किसी में ऑरेंज, रेड, ग्रीन, वो सब कलर आता है। हर कलर के लिए अलग अलग जो है मसाले यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। जैसे येलो कलर के लिए सोडियम सोल्ट का यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, क्रियोलाइट, है ना, सोडियम नाइट्रेट। ऑरेंज कलर के लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। रेड कलर के लिए जो है स्ट्रोंटियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम नाइट्रेट। ग्रीन कलर के लिए जो है बेरियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोरेट वगैरह, वो सब जो है अलग अलग कलरिंग एजेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो कि काफी डेंजरस होते हैं विदाउट एनी डाउट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसको आप बैन कर दीजिए। अब वो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी सरकारें, वो अपने आप में अलग बात है। ठीक है। गवर्नर डिलेइंग डिलेइंग, अच्छा ये तो कल वाला टॉपिक है, ये शायद यहाँ पे रिपीट हो गया होगा। ठीक है, तो इसे तो आप हटा ही दीजिए। ये कल वाला टॉपिक है बेसिकली, आज नहीं है ये। चलिए जी। एडिटोरियल क्या कहता है? द प्रॉब्लम विद द 70 आवर्स अ वीक। तो भैया नारायण मूर्ति जी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उनको कम से कम 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। बड़ी बात है। संडे को तो छुट्टी भी होगी भाई। संडे की छुट्टी मतलब 6 दिन के अंदर आपको 70 घंटे काम करना है। और जो IT सेक्टर है वहां पे तो 5 डे वर्क वीक होता है, आप 5 दिन काम करते हो। तो इसका मतलब आपको डेली 12 घंटे काम करना पड़ेगा। आप सुबह 9 बजे ऑफिस आओगे और शाम को 9 बजे छुट्टी मिलेगी आपको, तभी तो 70 आवर्स वर्क वीक ही होंगे। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे कभी कभी लोगों को ऑफिस जाने में लगते हैं, 1 से 2 घंटा आपको वापस आने में भी लगेंगे। तो आप घर पे से सुबह बेसिकली 7, 7:30 बजे के आसपास निकलोगे और रात को घर पे जो है आप 10 या 10:30 बजे वापस आओगे। आप 10:30 बजे आके खाना खा के सो जाओगे, 12 बजे आप सो जाएंगे, 12 बजे आप सोने के बाद आप 6 बजे उठोगे, खाना वाना खा के सब कुछ तैयार करके 7:30 पे आपको दोबारा से निकलना है। तो मतलब 6 घंटे की नींद आपको मिलेगी, दैट्स इट। उसके अलावा अपनी हेल्थ भाड़ में जाए, आपकी फैमिली टाइम भाड़ में जाए, आपका पर्सनल टाइम भाड़ में जाए, बाकी कोई मैटर नहीं करता। ओनली 70 आवर्स वर्क वीक। तो ऐसा नारायण मूर्ति जी ने
अभी एक स्टेटमेंट में कहा। तो इनका ये कहना था कि भैया हमारे यंगस्टर्स को 70 घंटे काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव हो सके। इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब एक लेबरर अगर हमारे यहाँ पे वर्कर है, एक अमेरिकन वर्कर के कंपैरिजन में काफी कम प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए उसे कंपनसेट करने के लिए आप को ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा। इनका यह भी कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, जापान, इन सारी सारी कंट्री में वहाँ की जो जनता है उन्होंने 70-70 घंटे काम किया अपने देश के लिए। उनका देश आज अगर डेवलप्ड है तो इसी वजह से है कि वो बहुत ज्यादा काम किया करते थे। तो इंडिया को अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे लेके जाना है तो 70 घंटे यंगस्टर्स को काम हमारे यहाँ पे करना चाहिए, ताकि इंटरनेशनली हमारा हम लोग कम्पिटिटिव हो सके, ऐसा इन्होंने कहा। कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, 90% से ज्यादा लोगों ने इनको अपोज किया है, नो डाउट। लेकिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है वो क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि भैया सैलरी तो हम लोग 40 घंटे की देंगे, काम आपसे 70 घंटे का लेंगे। आप देश के नाम पे सब लोगों को 70 घंटे काम करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, एक एम्प्लॉय से आप दो एम्प्लॉय का काम करवाओगे, सैलरी एक एम्प्लॉय के दोगे, और फिर बोलोगे यार यार ये तो आप देश के लिए कर रहे हो, जबकि आप अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, अपने शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हो। राइट, ये किसका अंडरलाइन बेसिकली यहाँ पे हो सकती है। लेकिन 70 घंटे का जो वर्क वीक है ये सिर्फ एक मायने में नहीं, बहुत सारे मायने में गलत है। पहली बात तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऐसा कहना कि एडवांस कंट्री एडवांस इसलिए बनी है क्योंकि वहां पे वर्क वीक जो है 70 घंटे का हुआ करता था, तो अपने आप में ही बहुत गलत बात है। इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। दूसरी बात, वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम इसलिए नहीं है कि वो काम कम करता है। वर्कर की प्रोडक्टिविटी इसलिए कम नहीं है कि उसके पास स्किल नहीं है। उसकी प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है क्योंकि आप इनोवेशन ही नहीं करते। एक अमेरिकन एम्प्लॉई ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसलिए देता है कि उसकी कंपनी ने इनोवेशन किया हुआ है, मशीनों का यूज किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, मशीन लर्निंग का यूज किया है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फास्ट है, वहाँ पे हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से की गई है, इसीलिए भैया उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। वर्कर तो वहां पे भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। तो आप इनोवेशन के अंदर काम, आप जो है इनोवेशन आप करते नहीं हो, उनको ज्यादा घंटे काम करने के लिए बोल रहे हो। ये समस्या है। अब जैसे मान लो एक 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 एग्रीकल्चर लेबरर है, वो हाथ से धान की खेती, मतलब हाथ से कटाई कर रहा है, उसको 1 एकड़ काटने में 3 दिन का समय लगेगा। राइट, वहीं अगर वही लेबरर एक मशीन का यूज करता तो वही काम वो शायद 3 से 4 घंटे में भी कर सकता था। प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना, लेबरर तो वही है, लेकिन क्योंकि आपने मशीन का यूज किया था इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आपने इनोवेशन किया, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। राइट, तो ये आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको ज्यादा घंटे काम करने के लिए क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है, आप इनोवेशन क्यों नहीं करते, ये बड़ी बात है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, ये भी अपने एजेंडा में कहती हैं कि आपको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। तो ये अगर आप 70 घंटे काम करवाते हो तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का वायलेशन भी होगा। तो ये जो 70 घंटे वाला वर्क वीक है ये कई सारे मायने में बेसिकली यहाँ पे गलत है, फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है, वैसे भी इनकरेक्ट है। अब आप देखिए जरा, मूर्ति जी का कहना है कि एडवांस कंट्री में लोग 70 घंटे काम करते थे, अभी भी काफी काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पिछले 150 सालों में वेस्टर्न कंट्री के अंदर एक्चुअली वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, एक्चुअली में कम हो रहे हैं। 1870 में जर्मनी में वर्किंग आवर्स 68 आवर्स हुआ करते थे वीकली, क्योंकि उस समय संडे की छुट्टी तो वैसे भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2017 में जर्मनी में पता कितना है? 28 आवर्स। जबकि जर्मनी के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंडिया के एम्प्लॉय से कम 2.5 टाइम्स ज्यादा है, जबकि वो काम सिर्फ 28 घंटे ही कर रहा है। आज जापान का एग्जांपल ले लीजिए। जापान में 1961 के अंदर वर्किंग आवर ओनली 44 आवर्स थे, जो कि 2017 में घट के 35 आवर्स हो गए हैं। जबकि जापान के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हम लोगों से कम 1.7 टाइम्स ज्यादा है। हमसे आधा काम कर रहे हैं वो, जबकि उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा है। किस लिए? बिकॉज ऑफ इनोवेशन। वर्किंग आवर्स टेंड टू डिक्रीज व्हेन इनकम राइजेस। इन फैक्ट द मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमीज वर्कर वर्क लेस।
मूर्ति की जगह क्या कहना है कि अगर उनसे कम्पीट करना है ज्यादा काम करिए। लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि जितनी एडवांस आपकी इकोनॉमी होती है वर्किंग आवर्स उतने ही कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। जबकि जो गरीब कंट्री हैं, पुअर इकोनॉमीज हैं, वहां पे लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होती है ना। जो ज्यादा काम आपको करना ही पड़ता है कंपनसेट करने के लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भैया फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आपकी इंपॉर्टेंट है। 70 घंटे अगर आप ऑफिस में बैठ के काम करोगे हफ्ते में, तो घर पे कब आओगे, खाओगे कब, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे कैसे करोगे, वर्कआउट कैसे करोगे। तो आपकी मेंटल और हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं इसी वजह से। ये समस्याएं हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2018 में, जिसने कहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0.65% ही खर्चा करती है R&D के ऊपर। इनोवेशन तो आप करते ही नहीं हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में सिर्फ 41% है, जबकि अमेरिका में 70% से भी ज्यादा है। क्योंकि वो लोग इनोवेशन करते हैं इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। काम ज्यादा नहीं करता है वहां का एम्प्लॉई, इनोवेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो आप तो इनोवेशन हमारे यहाँ पे करते ही नहीं हो। फिर आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट आप ज्यादा घंटे काम करिए। अपनी कमी को आप कंपनसेट नहीं कर सकते हो एम्प्लॉयज को ज्यादा घंटे बोलने के लिए। तो ये इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे बेसिकली आर्गुमेंट दिया गया है। दूसरी बड़ी बात, जब हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या जब हम लोग ILS की बात करते हैं, 2019 में 1919 में ही कह दिया गया था कि 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करोगे। तो जब भी दो देशों के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है, बायलेटरल अग्रीमेंट होता है या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर ये प्रोविजन पहले ही ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब इंडिया UK के साथ, कनाडा के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो पहले ही उसके अंदर क्लोज होता है कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाओगे अपने एम्प्लॉय से। तो अगर हम लोग 70 घंटे काम करवाएंगे तो भाई ये एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकते। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी जो अभी इंडिया ने साइन किया है, इसके अंदर भी यही कहा गया है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाओगे किसी से भी। कम करवा सकते हो, 7, 5, 6 घंटे करवा सकते हो, 8 घंटे से ज्यादा नहीं कराओगे। तो अगर आप 70 घंटे काम कराते हो तो दिस इज अ डायरेक्ट क्लियर वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड द रूल्स ऑल्सो। और अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई भी कम इंटरनेशनल कंपनी, क्योंकि आप उनका वायलेशन कर रहे हो। यस। तो it implies that Indian companies cannot participate in the supply chain among IPF member only if they respect the labor law rights। मतलब 8 घंटे आप लोग इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया की तभी कॉम्पीट कर सकती हैं सप्लाई चेन में अगर आप ह्यूमन लेबर राइट्स को रिस्पेक्ट करते हो, मतलब 8 घंटे से ज्यादा। तो 70 घंटे अगर आप काम करवाओगे तो ये कंपनी इंडिया के माल को खरीदेंगे ही नहीं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। तो ये ज्ञान देना अलग बात है, एक्चुअली में क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा वो सबसे बड़ी बात है। और यार हेल्थ भी तो देखे ना एम्प्लॉयज की। चलो आप हो सकता है महीने में एक दिन आपने एम्प्लॉय को ज्यादा काम दे दिया करने के लिए, हो सकता है कि वो उस दिन आपके ऑफिस में 8 घंटे से की बजाय जो है वो 12 घंटे उसने काम किया। तो ये क्या 4 घंटे आप एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट कर रहे हो उसको? नहीं कर रहे ना। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्री में जाओ तो वहां पे घंटे के हिसाब से पेमेंट होती है। अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करते हो तो आपकी सैलरी डबल होती है उस दिन। अगर आप 9 to 5 अगर आपका ऑफिस आवर्स है, अगर 5 से 7 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो, सिर्फ 2 घंटे का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, काफी अच्छा खासा। तो आप वेस्टर्न कंट्री से अगर आप लोग कंपेयर करना चाहते हो, उनके साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, तो सैलरी भी वैसा दीजिए ना। ये समस्या है। तो इसी आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही जो है आर्गुमेंट दिया गया है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इनमें से एक आधा आर्टिकल के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, खासकर ये पंजाब वाला आर्टिकल हम लोग कल डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।